नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस और दूसरा टॉपिक इसके अंदर लेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम एक बार इंडक्टेंस के साथ लेंगे और फिर रेजिस्टेंस को हम एक बार कैपेसिटर के साथ लेंगे। पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को। जब हम लेते हैं सीरीज के अंदर, हम इनको जोड़ देते हैं एक एसी सप्लाई के साथ। तो हमने इस तरह से इसको जोड़ दिया। अब हमने एक इम्पीडेंस का फॉर्मूला निकाला था पिछले लेक्चर्स में, आपको याद हो। जेड को हम इम्पीडेंस बोलते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल। यहाँ पर एक्स सी क्या था, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी, और एक्सएल क्या था, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस थी। आपकी याद हो तो ये फॉर्मूला हमने निकाला था। अब यहाँ पर देखिए, हमने कैपेसिटर का तो यूज नहीं किया, यानी कि जो कैपेसिटर है वो हमारे पास नहीं है। कैपेसिटर, जिसको आप इस सिंबल से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इस तरह से दिखाते हैं, तो कैपेसिटर तो नहीं है यहाँ पर, यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये हम नहीं लेंगे। इसी फॉर्मूले को अगर हम रिफॉर्म करें इसके लिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, Z इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। यही आ जाएगा, क्योंकि इस टर्म को तो हम नहीं लेंगे और ये जो है स्क्वायर है, तो यहाँ पर आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास Z की वैल्यू यहाँ पर बनती है। अब इसके लिए जो फेजर डायग्राम है वो किस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर इंडक्टेंस है। रेजिस्टेंस के लिए हमें पता है जो I है और जो V है दोनों ही सेम फेज में होते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं कि जो I ये है, V ये है, सेम फेज में है, एक ही डायरेक्शन में हमने इनको दिखा दिया इन एरो के साथ। इसी तरह से अगर इंडक्टर की बात करें, वो हमें पता है I और V के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लें I और V, तो ये इस तरह से होता है इंडक्टर के केस में। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ये हम पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसी का यूज़ करके, इन्हीं का यूज़ करके हम फेजर डायग्राम को बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर फेजर डायग्राम बना लेते हैं। वर्टिकल लाइन हमने ले ली और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। अब हॉरिजॉन्टल लाइन, अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ब्लैक कलर की जो एरो दिखाई है I है ये, और ये जो ब्लू कलर में है ये V है, यानी कि ये VR है, ये क्या है VL है। ध्यान रखना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के लिए है और ये इंडक्टेंस के लिए है, तो VL। तो जो I है, पहले तो हम I को यहाँ पर बना लेंगे। तो यानी कि जो VR है वो इसी की डायरेक्शन में है, तो VR को आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। जो ये एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, OX कह लीजिए, तो इस डायरेक्शन में आप इसको दिखा देंगे। अब ये क्या है हमारे पास, ये VR है। ये आपने क्या बनाया, VR, क्योंकि ये जो है I की डायरेक्शन में ही है, ये I नोट की डायरेक्शन में कह लीजिए, तो ये उसकी डायरेक्शन में है। तो जो मैक्सिमम करंट है, यानी कि I नोट फेजर की डायरेक्शन में, वो हमने पहले भी देखा था, तो VR हमने ये बना लिया। अब VL जो है ऊपर है, इससे 90 डिग्री ऊपर, तो जो VL है हम यहाँ पर ले लेंगे, और इससे जो है इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें E नोट निकालना है, यानी कि जो इनका रिजल्टेंट है VR का और VL का, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो इस तरह से एक रेक्टेंगल बना ली, और यहाँ पर एक रिजल्टेंट हम ले लेते हैं। ये जो रिजल्टेंट है, मान लीजिए O है, ये K है, तो O के हमारा रिजल्टेंट आ जाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं E नोट के साथ। ये क्या है हमारे पास, I नोट है, ये E नोट होता है और ये I नोट होता है। फेजर हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से जो फेजर डायग्राम है यहाँ पर ये बनती है। और अगर यहाँ पर हम RL सर्किट के लिए, जैसे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, यानी कि RL जो सर्किट है, इसके लिए tan phi को निकालें। tan phi मतलब यहाँ से I नोट से कितने एंगल ऊपर है, phi एंगल, ये जो E नोट है, तो ये हमने phi माना है phi। तो अगर tan phi हम यहाँ पर निकालें तो वो हमें क्या मिलेगा, tan phi वो हमें मिलेगा A के डिवाइड में OA, यही मिलेगा। जो ये हम A मान रहे हैं, A के डिवाइड में OA, ये हमने A माना, A के डिवाइड में OA, तो ये मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, जो A के है वो किसके बराबर है, हमारा O, और यहाँ पर भी आप एक पॉइंट मान लीजिए B मान लीजिए, OB के बराबर। तो जो A के है वो OB के बराबर है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, OB बाय OA आ जाएगा। और OB कितना है हमारा, VL है, तो यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे VL, और OA कितना है, VR है, VL बाय VR ये हमारे पास आ जाएगा। VL की वैल्यू हमारे पास क्या होती है,
तो वो भी हमने निकाली थी। ये क्या हो जाएगी हमारे पास आई नोट एक्स एल, यानी कि जो इंडक्टिव हमारे पास रिएक्टेंस है। और वी आर के लिए ये क्या होती है हमारे पास, वो तो सिंपल है, आई नोट आर होती है, तो आई नोट आर ये हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम हमने आई नोट जो है करंट लिया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या जाएगा, ये कट आउट होकर ये आ जाएगा एक्स एल बाई आर। तो ये हमें वैल्यू मिलती है किसके लिए, 10 फाई के लिए। तो 10 फाई की वैल्यू हमारे पास एक्स एल बाई आर आ जाती है। इसी तरह से हम दूसरा केस ले सकते हैं, सेम वही प्रोसीजर हमें करना है। तो यहाँ पर अब हम ले लेते हैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। तो रेजिस्टेंस लिया, कैपेसिटर लिया, दोनों को हमने सीरीज में लगा दिया एक एसी सप्लाई के साथ। तो यहाँ पर ये आर है और ये सी है। फॉर्मूला जो है इम्पीडेंस का वो हमें पता है, ये होता है। लेकिन यहाँ पर अब हमने इंडक्टर को नहीं लिया, यानी कि जो एक्सएल की वैल्यू है ये वो नहीं आएगी। तो जेड का जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा इम्पीडेंस का, वो क्या बन जाएगा यहाँ पर अब आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और आर के लिए जो वी की वैल्यू और आई की वैल्यू होगी वो सेम फेस में होगी, हमें पता है। ये क्या है वी आर और ये क्या है हमारे पास जो आई है। इसी तरह से कैपेसिटर के लिए देखें तो आई और वी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन ये जो है इस तरह से बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा। इस केस के लिए हमारे पास इंडक्टेंस थी तो वहां पर एंटी क्लॉकवाइज बना था, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज बनेगा 90 डिग्री का एंगल इस तरह से ये। और यहाँ पर ये आई है और यहाँ पर ये क्या है वी सी है, क्योंकि कैपेसिटर के लिए हम ले रहे हैं। इसी से अब हम फेजर डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये ले लिया आर और ये ले लिया सी। ध्यान रखना है ये आई है, ये वी आर है, इसी तरह से ये आई है और ये क्या है वी सी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक वर्टिकल लाइन निकालेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम जो है वी आर को दिखा देंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास वी आर हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसको हम ओ मानते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ये वी आर हो गया। अब वी सी जो है नीचे की तरफ है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल नीचे की तरफ है और नीचे मिलेगी हमें जो वी सी है कैपेसिटर के लिए। तो ये हम ले लेते हैं वी सी। तो ऊपर ओ बी माना था, यहाँ ओ बी डैश मान लेते हैं, मान लीजिए। तो ये कितनी है वी सी है हमारे पास। अब इनका रिजल्टेंट जब हम लेंगे तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं और एक रिजल्टेंट ले लेते हैं। अब यहाँ से ये जो एंगल है हम मानेंगे कि ये फाई है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इसको हम के मान लेते हैं, तो ये ओ के आ गया। अब यहाँ से अगर हम 10 फाई की वैल्यू को निकालते हैं, 10 फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी ए के बाय ओ ए। अब ए के किसके बराबर है ओ बी डैश के, यहाँ पर लिख लेते हैं ए के बाय ओ ए आ गया। ए के किसके बराबर है ओ बी डैश के, ओ बी डैश बाय ओ ए आ गया। ओ बी डैश को आप क्या लिख सकते हैं वी सी लिख सकते हैं। और ओ ए क्या है हमारे पास वी आर है। वी सी क्या होता है हमारा पास आई नोट एक्स सी होता है, यानी कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। आई आर होता है जैसे वी, तो इसी तरह से आई नोट एक्स सी हो गया। इसी तरह से जो इसके लिए होगा ये आई नोट आर होगा, ये कैंसल आउट, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा एक्स सी बाई आर आ जाएगा। अब इन दोनों में हमें क्या डिफरेंस मिला, बस यहाँ पर कैपेसिटर के केस में रेजिस्टेंस के साथ अगर कैपेसिटर लेंगे तो एक्स सी आ जाता है, और अगर हम इंडक्टर लेंगे तो यहाँ पर एक्स एल आ जाता है। बस यही डिफरेंस हमें मिलता है। ये पहले फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, जो 10 फाई का फॉर्मूला हमने पहले निकाला था। तो इस तरह से हम जो एसी सर्किट है उसको रेजिस्टेंस कैपेसिटर के साथ निकाल सकते हैं और रेजिस्टेंस इंडक्टेंस के साथ निकाल सकते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।